दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस के एग्जाम गाइड एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। अपन यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की रोज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप कभी घूमते फिरते कानों में ईयरफोन लगा के इनको सुन सकते हैं। तो आज की जो भी टॉपिक है जीएस से रिलेटेड वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं एक एक करके। आज का पहला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, अर्थात सीवीसी, सेंट्रल विजिलेशन कमीशन। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? गाइस बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना है वो 1964 में की गई थी, अपनी जो के संथानम रिपोर्ट है उसके अनुसार। अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेशन कमीशन, यह एक शीर्ष सतर्क संस्थान है जो कि किसी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की यह निगरानी करता है। साथ ही केंद्र सरकारी संगठनों में विभिन्न प्रकार के प्राधिकरण है, उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाता है, उनका निष्पादन करता है, उनकी समीक्षा करता है, साथ ही उनमें सुधार संबंधी कार्य करने के लिए सलाह देता है। इसकी स्थापना गाइस वो फरवरी 1964 में की गई थी, जो अपनी के संथानम इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति का नाम था भ्रष्टाचार निरोधक समिति। इन्हीं की सिफारिश पर सीवीसी की स्थापना की गई थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है इस समिति के बारे में। ठीक है, तो गाइस फिर बाद में क्या हुआ, जब इसकी स्थापना कर दी 1964 में, फिर बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम लाया गया 2003 में। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से इसे सांविधिक दर्जा दिया गया, अर्थात यह एक एक्ट के अंतर्गत आने वाली एक बॉडी है, एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है क्या एक संवैधानिक बोर्ड भी है, तो नहीं, ये इसका उल्लेख है वो संविधान में नहीं किया गया। इसके लिए एक कानून बनाया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। दोस्तों, सीवीसी है वो किसी मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। ये एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय है जो केवल और केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम आयुक्त की बात करें तो इनका नाम है श्री नितुर श्रीनिवास राव। श्री नितुर श्रीनिवास राव है वो प्रथम अपने सीवीसी आयुक्त थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी मैसूर हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके प्रशासन की बात करें तो गाइस सीवीसी के पास स्वयं का सचिवालय है, मुख्य तकनीकी परीक्षण खंड है और इसके पास विभागीय जांच आयुक्त खंड भी है। अन्वेषण कार्य के लिए सीवीसी है गाइस वो दो बाहरी स्रोतों पर निर्भर है, एक तो सीबीआई पर और एक अपना मुख्य सतर्कता अधिकारियों पर। ठीक है, जो भी जांच पड़ताल करती है, शिकायतें करती है, वो सीबीआई के तहत और मुख्य सतर्कता अधिकारियों के तहत ये काम करती है। इसकी संरचना की बात करें तो गाइस ये बहुसदस्यीय संस्थान है, जिसमें एक सतर्कता आयुक्त होता है और अधिकतम 2 सदस्य होते हैं, अर्थात टोटल इसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्तियां गाइस वो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। पूछ लिया जाता है इसकी समिति में कौन कौन शामिल होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, साथ ही इसमें सदस्य होते हैं गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, अर्थात तीन सदस्य होते हैं इस समिति में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा विपक्ष के नेता की सिफारिशों पर राष्ट्रपति है वो सीवीसी के आयुक्तों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके कार्यकाल की बात करें तो कोई भी सीवीसी है वो पदभार संभालने के बाद में 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 4 और 65 के बीच में जो भी पहले पूरा हो, कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या फिर उसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष हो, इस दौरान वह अपना शासन कर सकता है, आयुक्त बन सकता है। ठीक है, इसके सचिवालय के बारे में बात करें तो गाइस सीवीसी के सचिवालय में अपर सचिव स्तर का एक सचिव होता है, संयुक्त सचिव स्तर के इसमें 4 सचिव होते हैं। ठीक है, उपनिदेशक, निदेशक स्तर के इसमें 30 अधिकारी होते हैं और 4 अपर सचिव तथा कार्यालय कर्मचारी इसके सचिवालय में शामिल होते हैं। इसके कार्य की बात करें तो गाइस जो भ्रष्टाचार है आदि के जो कार्यालय है, इनके दुरुपयोग वगैरह किए जाते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं, उनकी शिकायतों से संबंधित मामले को ये सुनता है। ठीक है दोस्तों, इसके पास शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? ध्यान रखना, इसके पास केंद्र सरकार, लोकपाल
सूचना प्रदाता और जो सचेतक होते हैं विसिल ब्लोअर होते हैं। ये 3 लोग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकपाल और विसिल ब्लोअर। ये जो अपनी शिकायत है वो इसके पास दर्ज करवा सकते हैं सीबीसी के पास। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों के बारे में ध्यान रखना। दोस्तों सीबीसी का अपना कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है ये अपनी तरीके की। ये सीबीआई और जो मुख्य सतर्कता अपना अधिकारी है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, इनके सहयोग से जांच पड़ताल करता है, काम करता है। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बताइए गाइस। भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1922 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये गांधी जी के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1927-28 में हुआ था। ये भी हुआ था गाइस गांधी जी के नेतृत्व में। खेड़ा सत्याग्रह है वो 1918 के आसपास हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। वही गाइस बारडोली सत्याग्रह है, ये गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ था। ये हुआ था 1928 में, जो अपने सरदार पटेल है, सरदार पटेल, इनके नेतृत्व में हुआ था। गुजरात का जो बारडोली क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, गुजरात के बारडोली क्षेत्र में ये प्रकार का कृषि सुधार, कृषि के ऊपर जो आंदोलन था, कृषि सुधारों पर। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह के बारे में, आंदोलन के बारे में ध्यान रखना। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने संविधान सभा में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? तो बताइए पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने संविधान सभा में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? तो वो थे अपने सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी के बारे में अपन अन्य चर्चा करें। तो गाइस आजादी के बाद ये भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी चक्रवर्ती, सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखना दोस्तों, चक्रवर्ती को राजा जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व जो ये राजा जी थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके सदस्य थे, साथ ही महात्मा गांधी के ये वफादार भी थे। इनका जन्म है वो 1878, 10 दिसंबर 1878 में तमिलनाडु का जो मद्रास राज्य है वहां पर हुआ था। और इन्होंने पर्यावरणवाद पर एक वैश्विक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। तो इनकी पुस्तक का ध्यान रखना, इनकी बुक का नाम ध्यान रखना, पर्यावरणवाद पर एक वैश्विक इतिहास। ठीक है। इसके अलावा गाइस 1920 का जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के सहयोग में, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सक्रिय भागीदारी की थी। साथ ही गांधी जी का जो समाचार पत्र था यंग इंडिया, इसके ये संपादक भी रहे थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये इन्होंने स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और अपने राजनीतिक करियर में इन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी हासिल किया था। ये मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे 1952 के आसपास। ठीक है, कुछ अन्य न्यूजों के बारे में देखें तो गाइस भारत के जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वोरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल विभाजन के जो सर्वे बरवा थे वो थे लॉर्ड कर्जन। 1905 में अपना बंगाल विभाजन हुआ था। ये कुछ अन्य एडिशनल फैक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गाइस बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारे राज्य बने थे, इसमें मिजोरम राज्य है वो 1987 में बना था। अपन राज्य पुनर्गठन के बारे में चर्चा करें तो स्वतंत्रता के बाद में गाइस लगभग 565 रियासत थी जो कि भारतीय संघ में इंक्लूड थी। प्रशासन को सरल बनाने के लिए गाइस जातीय और भाषाई समूह के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। इसके बाद में क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, अधिनियम का निर्माण किया गया 1956 में। तब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बना, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत में इंक्लूड किए गए। बाद में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान में घटते बढ़ते रही और वर्तमान में अपने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों राज्य का पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर किया गया, लेकिन ये नहीं माना गया कि एक राज्य के लिए एक भाषा हो। ठीक है, कुछ राज्यों की स्थापना के बारे में बात करें तो 1960 में बंबई नामक एक राज्य था, जिससे अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने। 1966 में पंजाब से अलग होकर पंजाब और हरियाणा बना। पंजाब पंजाबी भाषा का पार्टिसिपेट करता है और हरियाणा है वो हिंदी के लिए। ठीक है, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनकर आए। 3 राज्य 1972 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा।
भाई 1975 में अपना सिक्किम है वो अपना एक अलग राज्य बना। 2000 में उत्तराखंड से यूपी है उससे निकला उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य निकल कर आए। ठीक है, भाई तेलंगाना है वो 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से निकल कर। ठीक है, तो ये अपने चर्चा की राज्यों के बारे में, कौन से राज्य कब बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। तो गाइस बताइए, कुचिपुड़ी एक अपना शास्त्रीय नृत्य है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का। ये नृत्य कहाँ का है? तो गाइस ये नृत्य है अपने आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। ठीक है, अब मुझे केरल कर्नाटक के नृत्य बताइए। आप मुझे बताइए जो यक्षगान है वो कहाँ का डांस है? यक्षगान है गाइस वो अपने कर्नाटक का है। ठीक है, अपन कुचिपुड़ी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो गाइस 1675 ईस्वी में अबुल हसन तानाशाह थे, जो कि अपने गोलकुंडा के नवाब थे। इनके काल में जो ब्राह्मण परिवार था, इनको कुचिपुड़ी नामक गांव दिया था अग्रहारम के रूप में अबुल हसन तानाशाह ने। इसी क्षेत्र में कुचिपुड़ी डांस है वो निकल कर आता है। दोस्तों 20वीं सदी के मध्य तक एक विशिष्ट एकल शास्त्रीय संगीत शैली के रूप में कुचिपुड़ी डांस है वो निकल कर आया था। इसमें कुचिपुड़ी के 2 रूप माने गए हैं, एक तो पारंपरिक संगीत नाट्य नाटिका और एक एकल नृत्य। ठीक है, 2 रूप है कुचिपुड़ी के, एक तो पारंपरिक संगीत नाट्य नाटिका और एक है एकल नृत्य। ठीक है दोस्तों, एकल नृत्य है कुचिपुड़ी का, इसमें मंडूका शब्द जिसका मतलब होता है मेंढक की कहानी, और जल चित्र अर्थात नृत्य करते समय नर्तक अपने पैर की उंगलियों से फर्श पर चित्र बनाता है आदि शामिल है। पूछ लिया जाता है पेपर में कि मंडूका शब्द और जल चित्र है वो कौन से डांस से रिलेटेड है? वो है अपने कुचिपुड़ी डांस से। ठीक है, कुचिपुड़ी एकल गाय संरचना की बात करें तो इसमें जो पाठ किया जाता है उसमें भागवत पुराण है, उससे रिलेटेड जो कहानियां हैं वो सुनाई जाती हैं। लेकिन इसका विषय है गाइस वो धर्मनिरपेक्ष है, इसकी थीम है वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर धर्म को ये सपोर्ट नहीं करता। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। दोस्तों इसके प्रदर्शन में सोलकचक अर्थात पटाक्षरा, इसका मतलब नृत्य भाग और जहां शरीर को हिलाया जाता है, और काउत मस अर्थात नृत्य भाग जिसमें व्यापक कलाबाजी किया जाता है शामिल है। क्या क्या शामिल है इसके प्रदर्शन में? काउत मस, पोलकच, पटाक्षा। ठीक है, के प्रदर्शन ढंग की बात करें कि इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है, तो गाइस इसकी शुरुआत की जाती है देवताओं के आह्वान के साथ। ठीक है, इसके बाद में नृत्य होता है जिसमें गेर कथा और अमृत कथा का नृत्य शामिल होता है। इसमें अक्सर जाति स्वरूपम को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद शब्दम होता है जो कि दशावतार के जो इष्ट देव है उसकी कथा की जाती है। शब्दम में जो दशावतार है, रावण का अवतार है, उसके बारे में बताया जाता है। भामा कलाकम से सत्याभामा के प्रवेश तक कथा का खंड सफल बनता है। इसमें यहाँ से भामा कलापम से सत्यभामा तक प्रवेश तक इसका कथा का खंडन होता है इसमें। इसके बाद गायन शुद्ध नृत्य अभियान में बदल जाता है, जो गायन होता है वो नृत्य में बदल जाता है, जिसमें साहित्यिक और संगीतमय रूप से पदक, जावली, श्लोकम आदि उपस्थित होते हैं। 3 चीज उपस्थित होती है इसमें, क्या? पदक, जावली और श्लोक। प्रदर्शन के तौर पर गाइस तरगम के साथ साथ इसको समाप्त किया जाता है, जिसमें कर्षण, लीला और तरंगिणी के अंश शामिल होते हैं। दोस्तों इसमें पीतल की थाली पर खड़े होकर नर्तक पैरों को तकत वदनम पद में बंद कर लेता है और सिर पर पानी का एक घड़ा रखकर कलाबाजी कौशल प्रदर्शित करता है। ये लाइन पूछ ली जाती है कि कौन सा जो डांस है उसमें पीतल की थाली पर खड़े होकर जो नर्तक है वो डांस करता है, तो वो है अपना कुचिपुड़ी डांस। ठीक है, इसके संगीत के बारे में बात करें तो ये इसमें जो संगीत का जो प्रयोग होता है वो शास्त्रीय जो अपनी कर्नाटक संगीत है वो इसमें इंक्लूड है। इसमें एक मृदंग वादक, एक वायलिन या वीणा वादक, एक झांझ वादक वाद्य जो यंत्र है उनका प्रयोग किया जाता है। क्या क्या वाद्य यंत्र इसमें शामिल है? मृदंग, वायलिन, वीणा और झांझ। दोस्तों इसमें सोकुलटक, ये क्या है? सोकुटस का भी पाठ किया जाता है, अर्थात शब्द लय शब्दांश का पाठ किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करें कि कुचिपुड़ी के कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। 3 है यहाँ पर, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, तो आज के अपने एग्जाम गाइड में इतना ही।
कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।